Hello everyone, welcome to our channel Smart Learning with Young Minds. This is Sonam Puri. In this video lecture we will study about some common diseases. आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि जो वो कॉमन डिजीजेस हैं उनको करने के लिए कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स जो होते हैं वो डिजीजेस के कैरियर होते हैं, जिनके कारण क्या होता है हमें जो है अलग अलग टाइप्स की बीमारी होती है। उसमें अगर हमने बात की थी हाउसफ्लाई की, तो हाउसफ्लाई में हमने ये पढ़ा कि जब हाउसफ्लाई गार्बेज या फिर एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठते हैं तो पैथोजन उनके बॉडी पे स्टिक करता है और फिर ये जो हाउसफ्लाई जिनके बॉडी में पैथोजन चिपका हुआ है, स्टिक हुआ है, ये जब अनकवर्ड फूड आइटम पे बैठेंगे तो ये पैथोजन ट्रांसफ़र हो जाते हैं उन अनकवर्ड फूड आइटम में और फिर अगर कोई व्यक्ति उस कंटेमिनेटेड फूड को ले लेता है तो वो बीमार पड़ जाता है। इसीलिए हमने ये समझा कि जो है हमें कभी भी अनकवर्ड फूड आइटम को नहीं लेना चाहिए, हमें जो है इस टाइप के फूड को अवॉइड करना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ अनदर भी जो है एग्जाम्पल है, कैरियर है। अगर बात करें फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो की, तो जो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है ना वो किस चीज़ की कैरियर कहलाती है, तो मलेरिया के। इसके बाद एक और हमने कैरियर के बारे में पढ़ा था फीमेल एडिस मस्क्यूटो, और फीमेल एडिस मस्क्यूटो किस चीज़ के कैरियर होते हैं, तो वो होते हैं डेंगू के। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप जो है याद रखिएगा कि किसका जो है कौन सा कैरियर होगा। अब देखिए, अब जो है अगर हम बात करें कि मस्क्यूटो के बारे में कि मस्क्यूटो जो है वो कहाँ ब्रीड करते हैं, वो ब्रीड करते हैं पानी में। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि कभी भी हमें जो है कूलर में, टायर में या फिर फ्लावर पॉट में जो है पानी कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए और हमें क्या रखना चाहिए, अपना सराउंडिंग जो है बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए ताकि वहाँ मस्क्यूटोज़ की ब्रीडिंग ना हो सके, क्योंकि अगर मस्क्यूटो की ब्रीडिंग होंगी तो फिर क्या होगी, बाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब देखिए, अब ये चार्ट ना आपको क्या करना है, याद कर लेना है। मैं इसी के बारे में बात कर रही थी कि यही कुछ ह्यूमन के अंदर जो कॉमन डिजीजेस देखने को मिलते हैं उनके बारे में, और इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ये भी हमें समझना है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें ह्यूमन डिजीजेस जो कि है ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस को करने के लिए जो कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, वो होता है एयर के थ्रू फैलेगा। एंड इसमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर, मतलब कि हम क्या अपनाएं ताकि हम जो है इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। उस पेशेंट को जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ है उसको हम कंप्लीट आइसोलेशन में रखेंगे। इसके साथ कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। अगर उस व्यक्ति को इस टाइप की डिजीज़ है तो हम क्या करेंगे कि उससे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है वो जो है डिजीज़ के कारण जो है हो सकता है कि जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो। ठीक है, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें वैक्सीनेशन, देखिए बहुत सारी ऐसे डिजीजेज है जिसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन लगा के और वैक्सीनेशन करके हम क्या करते हैं, उस डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ह्यूमन डिजीज़ है वो है मीजल्स। तो मीजल्स के लिए जो कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस, एंड इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एयर है। चिकन पॉक्स की बात करें, पोलियो की बात करें, तो इनका भी जो कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो चिकन पॉक्स का है एयर और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एयर जो है एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ और दूसरा क्या हुआ, एक दूसरा होगा हमारा कॉन्टैक्ट। एंड पोलियो में क्या होगा, तो एयर है एंड वाटर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलरा की। तो कोलरा जिसको कि हम हैजा भी कहते हैं, तो इसका कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जो कि वाटर और फूड के द्वारा जो है फैलता है। मतलब कोलरा का अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात की जाए तो पानी और भोजन के द्वारा, दूषित पानी और भोजन के द्वारा फैलता है। टाइफॉइड की भी बात करें तो टाइफाइड का भी कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही है और ये भी जो है दूषित पानी के कारण ही क्या होता है, फैलता है। आई होप कि आपको जो है समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। इसीलिए बोला जाता है ना कि हमें जो है कुछ पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए और गुड सैनिटरी हैबिट्स को एडप्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ये भी बोला जाता है कि उन फूड आइटम को ले जो कि प्रॉपर तरीके से कुक हो। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉनवेज में ही, तो बहुत सारे फूड जो है वो अनकुक रहते हैं, तो अगर आप उसको भी खाते हो ना तो बॉडी में क्या होता है, अलग अलग डिजीजेस होते हैं। समझ में आ रहा है, तो जो भी आप फूड खा रहे हो वो प्रॉपर तरीके से कुक होना चाहिए एंड जो पानी पी रहे हो वो बॉइल्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पानी में क्या होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम पानी को बॉयल करेंगे तो जो भी जर्म्स है वो मर जाएंगे, तब हम पानी को पी सकते हैं, वो सेफ ड्रिंकिंग कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ जो है वैक्सीनेशन भी लेंगे तो क्या होगा, डिजीजेज जो है वो प्रिवेंट होंगी।
नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी का जो कॉस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे बात करें तो क्या है, वाटर। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आपको ड्रिंक करना है बॉइल्ड वाटर को, एंड वैक्सीनेशन इसके लिए भी आता है, आपको पता ही ऑलरेडी। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का कॉस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोआ है एंड मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यूज मॉस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। आपको क्या करना चाहिए, अगर बात करो कि आसपास मच्छर ज़्यादा है तो हम नेट का यूज कर सकते हैं, एक कॉमन सा जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, हम नेट का यूज करते ही हैं। साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्प्रे भी आते हैं, इंसेक्टिसाइड आते हैं जो कि मस्क्यूटोज की ब्रीडिंग को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रिकॉशन है जिसको कि हम ले सकते हैं टू अवॉइड सच टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड आर ऑफ प्रिवेंशन आर गिवन इन टेबल 2.1, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यही है कि कुछ कॉमन डिजीजेस के नेम दिए हैं। तो इस चार्ट को आपको क्या करना है, आपको जो है याद कर लेना है, क्योंकि आपको पता है ये सब आगे भी जो है आपको जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम है उस पर भी आपको हेल्प करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। मतलब कि आपको पता है ऑलरेडी कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में ही बीमारियों को नहीं करते, बल्कि एनिमल्स में और प्लांट्स में भी क्या करते हैं, बीमारियों को करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है, तो आप इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ें हैं, कभी भी आप देखना ना कि एनसीईआरटी की बुक में कुछ बॉक्स करके दिया हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे एक नाम मेंशन किया हुआ है रॉबर्ट कोच का। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, 1876 में डिस्कवर्ड किया था बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस का, जो कि उन्होंने क्या किया था, मतलब कि किस बैक्टीरियम की डिस्कवर की थी, तो बैसिलस एंथ्रासिस, जिसके कारण कि एंथ्रेक्स डिजीजेज हो रहे थे किसके अंदर, तो जो कैटल्स हो रहे थे ना उनके अंदर। ठीक है, तो कैटल्स के अंदर ये एक कॉमन सा डिजीज था जो कि जिसके कारण क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे कैटल्स को। अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी है, एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो एंथ्रेक्स एक ऐसा डेंजरस डिजीज है जो कि ह्यूमन में भी हुआ है एंड कैटल में भी हुआ है। ठीक है, और उसके लिए बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो बैसिलस एंथ्रासिस। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। और फुट और माउथ डिजीजेज जो कैटल के अंदर हो रहा था ना, वो वायरस के द्वारा हो रहा था। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन प्लांट्स। अभी हमने आपको बताया कि ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में बीमारी करते हैं, इवन प्लांट्स के अंदर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिम्स के कारण क्या होते हैं, बीमारियां होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिम्स कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। मतलब कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो प्लांट्स में भी डिजीजेस को क्रिएट करते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब में भी क्या होता है, बीमारी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब जाहिर सी बात है कि डिजीजेज होंगी प्लांट्स में तो फिर क्या होगी, उनकी यील्डिंग का मतलब क्या होता है, पैदावार। तो उनकी क्रॉप्स की यील्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। समझ आए आपको। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है टेबल 2.2 में जो है ना, कुछ जैसे पहले ह्यूमन बींग वाले में नहीं दिया था चार्ट, बिल्कुल उसी तरीके से टेबल 2.2 में भी जो है कुछ यहाँ पे नेम मेंशन किए हुए हैं। और उसके जो है कॉस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या है, मतलब कि पर्टिकुलर जो है प्लांट के बारे में दिया है कि इस प्लांट में जो है उसका कॉस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स कौन है जिसके कारण ये डिजीजेज होता है। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा होता है, जैसे सिट्रस कैंकर है, तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या है, बैक्टीरिया, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, एयर। रस्ट ऑफ वीट की बात करें तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है वो है फंजाई। आपको फंजाई पता ही है कि फंजाई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें रस्ट ऑफ वीट का क्या होगा, तो एयर है एंड सीड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्लांट डिजीजेज में येलो वेन मोजैक ऑफ विंडी, जिसको कि हम ओकरा भी कहते हैं, और इसका कॉस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे जो है फूड पॉइजनिंग कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बताई गई है, तो उसको जो है हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे आपको पता है कि अगर हम गलत भोजन ले लेते हैं, ठीक है, गलत फूड स्टफ को ले लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वॉमिट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, क्योंकि जो है वो जो फूड हम ले रहे हैं वो अनहेल्दी है। इसके साथ ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ पैथोजन जो है स्टिक किए हुए हैं और वो फूड कंटामिनेट हो गया है और हम फूड को ले रहे हैं।
ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग के अलग अलग कारण होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग जो है क्यों होगा, तो अगर हमने गलत फूड का कंजम्पशन कर लिया, गलत फूड का मतलब क्या है कि उस फूड को जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल कर दिया है, ख़राब कर दिया है, जो कि अब सही नहीं है खाने के लिए। अगर हम उस फूड को लेते हैं तो फिर क्या होगा, हमें बीमारियाँ होंगी ना, फूड पॉइजनिंग होगी, वॉमिटिंग होगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, जब उस फूड आइटम पे बैठेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, और जाहिर सी बात है जब टॉक्सिक सब्सटेंस को सीक्रेट करेंगे और हम उस फूड आइटम को कंज्यूम करेंगे तो वो टॉक्सिक जो भी सब्सटेंस रिलीज हुआ है उस फूड पे, वो हमारे बॉडी के अंदर भी जाएगा। तो भाई हमारी बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और कई बार इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है ना फूड पॉइजनिंग, जिसके कारण हम बीमार तो पड़ते हैं, साथ साथ डेथ भी हो जाती है। समझ में आ रहा है, इवन डेथ भी हो जाएगी। इसीलिए कभी भी हमें अनकवर्ड फूड आइटम को नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। इसके साथ स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्ट्रीट फूड में जो है ना सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस होता है, क्योंकि वो जो है फूड जो है आप देख सकते हो मार्केट में मैक्सिमम फूड जो है वो अनकवर्ड ही होता है। और देखते हो कि वहाँ पे मक्खी जो है इधर उधर मंडराती रहेगी और उसकी बॉडी में पता नहीं कितने सारे पैथोजन जो हैं चिपके रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, तो उसको भी जो हम याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। ठीक है। मतलब जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम फूड को स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जो ग्रेन्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक क्या रहें, सेफ रहें और वो ख़राब ना हो। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आप जानते हो कि जो भी ब्रेड होता है, जो ब्रेड हम लोग खाते हैं, वो उनको मॉइस्चर जब मिलता है, मॉइस्ट कंडीशन मिलता है, तो उन पे क्या होता है, फंगस का अटैक हो जाता है और बाद में उनमें फंगस लगने के कारण वो ब्रेड खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, तो फिर हम उस ब्रेड को नहीं खा सकते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, और स्पॉइल फूड जो है वो क्या करते हैं, बैड स्मेल को भी जो इमिट करेगा और उसका जो टेस्ट भी होता है वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसका कलर भी आप देखिएगा ना तो वो क्या होगा, कलर भी जो है चेंज हो जाता है। तो ऐसे फूड आइटम को हमें जो है क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो फूड पॉइजनिंग तो भाई हो ही जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कुछ चीज़ें, तो उसको जो है आप ध्यान में रखना। ये वाली जो चीज़ें हैं ना पैराग्राफ, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो ब्रैकेट में रहता है उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। अब देखिए, पहेली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज, लेटर से फाउंड दैट दे वेर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। जो पहेली है, आपको पता है कि पूरे चैप्टर में पहेली और बूझों का नाम जो है दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहेली जो है उसने क्या किया है, कुछ जो है मैंगोज को खरीदा है, बट उसने जो है उनमें से एक भी मैंगो को नहीं खाया और कुछ टाइम के लिए उसको वैसे ही क्या कर दिया, मतलब कि खाया नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया होगा। तो कुछ टाइम के बाद उसने क्या पाया कि जो आम उसने जो खरीदा था वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। पर उसको पता है कि जो उसकी दादी माँ जो अचार बनाती हैं आम का, वो जो है लंबे समय तक रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो वो कंफ्यूज होगी ना, क्योंकि सोचो कि कुछ दिन पहले जिस आम को उसने खरीदा वो ख़राब हो गया, वहीं उसकी दादी माँ ने जो आम से अचार बनाया है वो ख़राब नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, वो कंफ्यूज है। तो उसके पीछे क्या कारण है, वही। उसके बाद हम बात करते हैं, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स। हम जो है कुछ कॉमन मेथड को समझेंगे जो हम अपने घरों में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हम अपने भोजन को खराब होने से बचाएं। आप सोचो, जो पहेली है उसकी दादी माँ ने कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव तो यूज किया होगा ना, ताकि वो अचार खराब ना हो। नहीं तो जो मार्केट से जो आम लाई वो 2-4 दिन में जब खराब हो सकता है, तो ये जो लंबे समय तक हम अचार को स्टोर करके रखते हैं वो क्यों नहीं खराब होता है, जरूर उसके अंदर जो है कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, तभी ना। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो है कॉमन मतलब क्या करेंगे, कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक जो है फूड आइटम पे ना हो।
अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द मोस्ट कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉल्ट है और जो एडिबल ऑयल है, ये क्या है, ये जो है मोस्ट कॉमन केमिकल है जिसका कि जनरली हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को चेक करने के लिए, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। तो देख सकते हो कि जो अचार है उसमें भी जो है हम ऑयल डालते हैं, है ना। तो एक तरीके से ऑयल भी तो प्रिजर्वेटिव का ही काम कर रहा है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम क्या करते हैं, अचार खराब ना हो तो उसमें हम जो है नमक डाल देते हैं और कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं ताकि उस पिकल के अंदर, उस अचार के अंदर जो है माइक्रोब्स का अटैक ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए जो सॉल्ट है और एसिड, यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि कॉमन प्रिजर्वेटिव क्या हम यूज कर रहे हैं पिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए, तो आंसर क्या होगा, सॉल्ट और सम एसिड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस आर ऑल्सो यूज इन द जैम एंड स्क्वेसेस टू चेक देयर स्पॉयलेज। तो हम इसका यूज करते हैं ना, जो जैम होता है, हम जो जैम खाते हैं उसके अंदर, ताकि वो ख़राब होने से बच जाए। आप देखते हो ना कि बहुत ऐसे फूड आइटम होते हैं, पैकेज्ड होते हैं और बहुत लंबे समय तक वो उनका जो है हम यूज करते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। तो आप देखना डब्बे के पीछे ना कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नेम भी दिए होते हैं, आपने देखा ही होगा आई थिंक। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कि जो नमक होता है कॉमन सॉल्ट, उसके द्वारा कैसे हम जो है वो कैसे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। बहुत समय से मतलब बात करूँ तो जो कॉमन सॉल्ट है ना उसका यूज हो रहा है प्रिजर्वेटिव की तरह, ताकि जो मीट है या फिर जो फिश है उनको जो है ख़राब होने से बचाया जा सके, ठीक है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मीट है और जो फिश है उनको क्या किया जाता है, जो ड्राई सॉल्ट होता है ना उससे कवर कर दिया जाता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टेमरिंड। इसके साथ हम बात करते हैं जो सॉल्टिंग है, मतलब जो हम नमक का यूज करते हैं, उस नमक का हम यूज आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर जो कच्चे आम होते हैं उसको, या फिर इमली, इसको भी हम प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं। नाउ अब हम समझेंगे कि शुगर के द्वारा किस तरीके से प्रिजर्वेशन होता है, क्योंकि आपने समझ लिया कि हम यहाँ पे जो है कुछ आपने कॉमन नेम भी समझा है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। आपने समझा कि सॉल्ट के थ्रू भी हम जो है प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हैं। अब शुगर का जो है किस में हम यूज करते हैं प्रिजर्वेशन करने में, जैसे आपको पता है जो जैम्स खाते हैं हम, जेली खाते हैं, स्क्वेसेस, इनको हम प्रिजर्व करते हैं किस चीज़ के थ्रू, तो शुगर के द्वारा। शुगर क्या करते हैं ना कि शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। जो शुगर क्या करेगा, जो उस फूड आइटम है उसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है ना उसी को कम कर देता है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है, और इस तरीके से फूड भी जो हमारा फूड है वो भी स्पॉइल नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है जो भी हम फूड खाते हैं, जैसे कि ब्रेड के, हाँ ये हमने एग्जांपल लिया था, ब्रेड भी किस चीज़ की वजह से ख़राब हो रहा था, मॉइस्चर के कारण, ठीक है। तो ये जो शुगर हम यूज कर रहे हैं वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है, मतलब कि मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर का कंटेंट जो भी फूड आइटम उसके अंदर क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, और इस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाएगी और फूड स्पॉइल भी नहीं होगा। अब हम समझेंगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, कि ऑयल और विनेगर के द्वारा हम कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कांट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। जब हम ऑयल का यूज करते हैं और विनेगर का, तो ये भी क्या करते हैं, हमारे पिकल्स मतलब हमारे अचार को जो है प्रिवेंट करते हैं ख़राब होने से, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह पाती हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। जो वेजिटेबल हम खाते हैं या फिर जो फ्रूट्स खाते हैं, फिश खाते हैं या मीट, इनको भी हम जो है इसके द्वारा अगर बात करें, मतलब बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उसको जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं। आई होप कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताई हूँ उतनी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई है। तो बस हम आज के लिए इतना ही समझेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें जो है कुछ अदर चीज़ें हम समझेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ के फाइनली अपने चैप्टर को द एंड कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।